इंड बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। भारत की बात देखने वाले सभी दर्शकों को विजयादशमी और अहिंसा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत और हिंसा पर अहिंसा की विजय की कामना के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दशहरे के दिन आज देश का किसान परेशान है। किसान की फसलें बारिश से खराब हो चुकी हैं और खाद के बाद एक नया संकट उसके सामने खड़ा है। किसानों की हालत का विजयादशमी विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि बीते 2 से 3 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में 18 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें कुछ किसान भी शामिल हैं। इन मौतों की वजह क्या है, यह हम आपको बताएंगे। भारत में दशहरे के दिन पीओके में मुनीर के पापों की लंका जलने वाली है। पीओके में कैसे जेनजी क्रांति भड़की है, यह खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, ऐसे तो रावण नहीं जलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात उस रावण की करेंगे जो देश के किसानों को जीने नहीं देता। किसी न किसी रूप में संकट बनकर उनके सामने आ जाता है। रामायण के रावण की तरह किसानों को परेशान करने वाले इस रावण के भी कई सिर हैं। जैसे कभी खाद की कमी वाला रावण किसानों को रुलाता है, कभी बाढ़ रूपी रावण किसानों की फसल बहा ले जाता है, कभी आर्थिक तंगी का रावण अन्नदाता को खुदकुशी के लिए मजबूर कर देता है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक खाद की किल्लत से किसान पहले ही मुश्किल में घिरे थे। अब बीते दिनों हुई भारी बारिश उन पर कहर बनकर टूटी है। यूपी के कन्नौज, मथुरा और आगरा में कई एकड़ में खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ का किसान बारिश के आंसू रो रहा है। बारिश के साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी है। बिहार के नवादा से लेकर मध्य प्रदेश के भिंड तक बिजली की चपेट में आने से कई किसानों और आम लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस दर्द की किसी न्यूज चैनल पर कोई खबर नहीं है। यहाँ मैं पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि भारत की बात देश का इकलौता न्यूज शो है जो किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाता है, किसानों की परेशानियों को देश के सामने लाता है। चाहे वो खाद की कमी से जूझ रहे किसान हों या बारिश की मार से मुश्किल में घिरे अन्नदाता। बारिश के बाद पंजाब के किसानों की फसल किस तरह तबाह हुई, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। अब यहाँ के किसान एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। ये संकट है बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेत में जमा हुई कई फीट मोटी रेत की परतें। इस रेत की वजह से खेत की जमीन खराब हो रही है और फसल उगाने लायक नहीं बची है। ऐसे में पंजाब के किसान सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर खुद ही खेतों की जमीन को फसलों की पैदावार के लिए उपयोगी बनाने में जुट गए। वैसे किसानों की बात हो रही है तो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी आज याद करना बेहद जरूरी है। आज देश उनकी 121वीं जयंती मना रहा है। तो आज से अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है जब किसानों के दर्द को देश के सामने लाया जाए। सबसे पहले आपको पंजाब के कपूरथला से आई रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां किसान 100 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों को फसल के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं, ताकि आपकी थाली में 2 वक्त की रोटी वो परोस सके। यूं ही कोई किसान नहीं बन जाता। कभी बारिश और कभी सूखे की मार खाता है। जमीन पर फसल उगाने के लिए पसीना बहाता है, आपकी थाली में रोटी और चावल पहुंचाता है, तब जाकर वो किसान कहलाता है। पंजाब में बीते कई सालों की भीषण बाढ़ आई, किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बह गई। लेकिन क्या आपकी थाली से रोटी दूर हुई? क्या आपको अपने हिस्से के चावल की कमी हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हमारे देश में ऐसे किसान हैं तब तक किसी को भी रोटी और चावल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजारों एकड़ जमीन जो है वो पानी में डूब गई थी। जहां पे जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई हैं। जहां तक हमारी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ बैरन लैंड नजर आ रही है, खाली जमीन नजर आ रही है।
असल में जब बाढ़ नहीं आई थी सारी ज़मीन पे फसल लगी हुई थी। आप सामने देखेंगे अभी पानी नज़र आता है, पानी है क्योंकि पानी पूरी तरह से अब भी जो खेती की ज़मीन है वहाँ से वापस नहीं गया है। सर इसमें गेहूँ की फसल बहुत मुश्किल है क्योंकि रेत के अंदर कोई फसल होता नहीं है। अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो भी बर्बाद है, नहीं दिया तो भी सूख जाता है। ये पंजाब के किसान का जज्बा है जो बाढ़ के आगे भी हार कर रुका नहीं। पंजाब की बाढ़ अब बीत चुकी है, नई मुश्किल बाढ़ के साथ खेतों में आई रेत बनी है। कपूरथला के कई जिलों में खेत की मिट्टी के ऊपर 4 फीट मोटी रेत की परत जम गई है। ऐसे में फसल उगाना संभव नहीं तो किसानों ने 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ खुद खेतों में उतरकर मिट्टी को फसल उगाने के लिए तैयार करने की जिद ठानी है। सैकड़ों ट्रैक्टर जो हैं अब इस काम में लगे हैं ताकि यहाँ से रेत जो है यहाँ पे हटाया जाए और इस बांध को जो है वो दुरुस्त किया जाए, रेत को हटा के खेतों को खेती के योग्य बनाया जाए। 200 एकड़ फसल तबाह हो गई थी, 200 एकड़ में रेत भर गई थी जो छोड़ रहा था दरिया, उस रेत को इकट्ठी कर रहे हैं। किसानों की माने तो खेतों में रेत के साथ कीचड़ भी जमा है। ऐसे में ट्रैक्टर चलाना भी आसान नहीं है, लेकिन किसान किसी तरह जी तोड़ मेहनत कर खेतों में जमा रेत को हटाने में जुटे हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा और राजस्थान से भी ट्रैक्टर लाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द रेत को हटाया जा सके और फसल की बुआई शुरू की जा सके। हालांकि राज्य सरकार ने अपना खेत अपनी रेत स्कीम की शुरुआत की है, लेकिन इसके लिए समय इतना कम दिया है कि रेत निकालना आसान नहीं है। इस बीच पंजाब के किसानों के लिए चारों तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता सोनू सूद भी पंजाब पहुंचे थे और किसानों को हर संभव सहायता का वादा किया था। बहरहाल पंजाब के किसान बाढ़ के बाद रेत के संकट का सामना कर रहे हैं, वहीं यूपी और मध्य प्रदेश के किसान बारिश और आकाशीय बिजली का कहर झेल रहे हैं। आज जब हम अन्नदाता के संकट की बात कर रहे हैं तो किसानों से जुड़े एनसीआरबी के सबसे ताजा आंकड़े का जिक्र करना जरूरी है। यह आंकड़ा देश में किसानों की खुदकुशी से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए 10,700 लोग थे उन्होंने आत्महत्या की। इनमें 4,690 किसान और 6,096 खेतीहर मजदूर थे। माफ कीजिएगा। सुसाइड करने वाले 4,690 किसानों में 137 महिलाएं शामिल थी। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 38.5% रहा। कर्नाटक में किसानों की खुदकुशी का प्रतिशत 22.5% रहा। मध्य प्रदेश में किसानों की सुसाइड के 7.2% मामले सामने आए। किसानों से जुड़ा एक कड़वा सच जानते हैं आप? देश में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता, उसका जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में देखते हैं। कहीं प्याज फेंकी जा रही है, कहीं सेब सड़ रहा है और कहीं फसल जमीन पर बिछ गई है। कहीं किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा है। ये किसानों की मुश्किल की 4 तस्वीरें। प्याज को कूड़े की तरफ फेंकने वाली तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुरनूल से आई। यहाँ किसान को प्याज की फसल का उचित दाम नहीं मिला तो उसे नहर में बहाना पड़ा, लेकिन इसे दक्षिण भारत के किसान की समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्याज तो पूरा देश इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, जो प्याज आप 80-90 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार या दुकान से खरीद रहे हैं, उसी प्याज को दक्षिण भारत का किसान कूड़े की तरफ फेंक रहा है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर नाम के किसान ने 2 लाख रुपए की लागत से 2 एकड़ में प्याज की फसल पैदा की। बाजार में कौड़ियों के भाव मिले तो उसे गुस्से में फेंक दिया। तो कभी किसानों को उसकी लागत के बराबर लाभ नहीं मिलता और कभी फसल खेत में ही खड़ी खड़ी बेकार हो जाती है, जैसे यूपी के कन्नौज में हुई। यहाँ भारी बारिश से किसानों के खेत में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। यही नहीं, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 किसानों की भी मौत हो गई। नुकसान बहुत लंबा हुआ है। आलू, धान, दोनों ही जो जलानी हुई है, इनके जो आश्रित जन है, इनके जो परिवारीजन है, इनसे हमने कहा हुआ है कि आप अपना पोस्टमार्टम इनको करवा लें, इनका मृतक का, तो 4 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। कभी कुदरत किसान पर कहर ढाती है तो कभी सरकारी लापरवाही उसकी कमर तोड़ देती है। यूपी के मथुरा में किसानों का धान मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा था। भारी बारिश हुई और सब खराब हो गया। अब सोचिए, किसानों के इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? आपको जानकर दुख होगा कि देश के किसान को किसी भी मोर्चे पर राहत नहीं है। कभी उन्हें सिस्टम की मार झेलनी पड़ती है और कभी कुदरत का क्रोध। यूपी के हाथरस में 55 साल के किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। ऐसी ही घटना आगरा से सामने आई।
जहां 3 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई। वहीं कानपुर में 1 और फतेहपुर में 7 लोगों की बिजली के कहर से जान चली गई। इसमें कुछ किसान भी शामिल हैं। राजस्व की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है और पीड़ित परिजनों के साथ समन्वय स्थापित करके और उन्हें तत्काल ही दैवीय आपदा मद से अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और 48 घंटे के अंदर जो दिवंगत व्यक्ति हैं उनके परिजनों को ये राहत पहुंचा दिया जाएगा। जान के साथ यूपी में आलू किसानों को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। आलू के खेतों में कई फीट पानी भर गया है, जिससे किसानों पर लाखों की मार पड़ी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आलू किसानों की समस्या पर पोस्ट किया है। लिखा है कि आलू किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करे और कुछ नहीं कहना है। यूपी के अलावा अगर देश के एक और राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ आकाशीय बिजली के कहर से लोगों की मौत हुई है। नवादा जिले के गाँव में मातम का माहौल है। यहाँ बिजली गिरने से कई लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। कि जब वो फसल तैयार करके उस फसल को बेचने के लिए लेके जाता है तो वहां उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलता, लाठी डंडे मिलते हैं। आगरा में एक नौजवान खाद की बोरी के लिए 3 दिन से अपने पिता के साथ दौड़ रहा था, लाइन में सुबह से शाम तक खड़ा रहता था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो किसान इतना सब कुछ सहने के बावजूद आपकी थाली तक रोटी पहुंचाता है, आपके लिए सब्जी और फसल उगाता है, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। जैसा खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के साथ हो रहा है, सोचिएगा जरूर। देखा आपने हमारे देश का किसान कितने मोर्चों पर लड़ रहा है। दरअसल इन परेशानियों से लड़ना देश के किसान और नौजवान दोनों की मजबूरी बन गई है। कैसे, वो आपको एक आंकड़े से समझाते हैं। कल हमने आपको अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली का एक आंकड़ा दिखाया था, जिसके मुताबिक भारत में युवा बेरोजगारी दर 17.6% है, जो साउथ एशियाई देशों के बीच सबसे ज्यादा है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्थिक विकल्पों की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग फिर से कृषि सेक्टर की तरफ लौटे हैं। यही वजह है कि किसानी में रोजगार 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब खेती किसानी की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब इन तस्वीरों में छिपा है, जहां हर दिन नौकरी की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं पेपर लीक से भर्ती रद्द हो रही है, कहीं नौकरी मांगने पर लाठियां पड़ रही हैं और कहीं भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी है। तो सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बीच हरियाणा के किसानों को हो रही परेशानी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है, अधर्म, अनीति, अन्याय, अहंकार और अत्याचार रूपी रावण का दहन तो आज देश भर में होगा, मगर हर दिन अन्नदाताओं और किसान परिवारों से जारी इस भाजपाई पाखंड का अंत कब होगा? तो किसानों पर राजनीति में चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे भी उनका भला नहीं होता। यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे देश में कृषि को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों है? क्या हमारे पास ऐसी नीतियां नहीं हैं जो किसानों को राहत दे सके या उन्हें होने वाले नुकसान को कम कर सके? एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। जो बाढ़, सूखा और ये जो तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे पार पाया जा सकता है अगर नीयत ठीक हो, अगर हमारी नीति ठीक हो, तो हम आराम से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास डैम हैं जो सूखे के टाइम पे पानी दे सकते हैं और बरसात के टाइम पे पानी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। बरसात के टाइम पे पानी वो छोड़ देते हैं और सूखे के टाइम पे बोलते हैं कि अभी हम पानी नहीं देंगे। कुल मिला के नीति और नीयत ये है कि किसानों को डिग्रेडेड रखा जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे आने की कोशिश में ना रहें। शिक्षा को भी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो शिक्षा को भी इतना महंगा कर दिया जाए कि उनके औकात ही ना बचे शिक्षा की तरफ आने की। आज अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। ये दोनों ही महापुरुष किसान कल्याण को सर्वोपरि मानते थे। महात्मा गांधी ने कहा है कि गांव आत्मनिर्भर बने, किसान सशक्त हो, देश की प्रगति गांव की समृद्धि से ही मापी जाएगी, न कि शहरों के विकास से। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि ये वो देश है जहां क्रिकेट प्लेयर को भगवान और किसान को देशद्रोही बोला जाता है। कितने किसान भाई चाहते हैं कि उसका बेटा भी बड़ा होकर उनकी तरह खेती करे। मेरा देश ऐसा है जहां किसान की ज़रूरत सबको है, पर किसान की ज़रूरत का ख्याल किसी को नहीं है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नज़रिया है। अब उस खबर का रुख करते हैं जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पाप की लंकियां जलाने से जुड़ी है।
पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों वाले रावण को जलाने के लिए विद्रोह कर दिया है। पीओके पिछले 4 दिन से गुस्से की आग में जल रहा है। यहाँ जगह जगह पाकिस्तान सरकार के जुल्मों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की आवाज दबाने के लिए आसिफ मुनीर की आर्मी निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रही है, जिसमें अब तक 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। पीओके में प्रदर्शन की आग इसलिए भड़की है क्योंकि पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार के जुल्मों का अंत चाहते हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को खत्म करना चाहते हैं। पीओके के लोग महंगाई और बिजली संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं। यहाँ की जनता पाकिस्तान की गुलामी से बाहर आकर आज़ाद होना चाहती है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इस बार का प्रदर्शन पहले से ज्यादा उग्र है। इस बार के प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों ने दमन के विरुद्ध आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो तालिब गर्दी है, पीओके में बगावत का बिगुल बज गया है। यहाँ की वादियों से खून और इनकलाब की आवाज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान आर्मी के जवान अब तक यहाँ 18 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद अपने हक की आवाज उठाते लोगों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पीओके के मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, मीरपुर, बाग, हवेली ये वो जगहें हैं जहां जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये नीलम पुल पे हम मौजूद हैं। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है और अभी इसराइल ने ये बताया है कि फायर किया गया मुस्लिम काफिर की रैली से और जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी है, जिनमें से 2 की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज की आर्मी बारूद से प्रहार कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बिना डरे अब भी हजारों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कों पर उतरे इन लोगों की मांग है कि पीओके में पाकिस्तान सेना का जुल्म बंद हो। पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म की जाएं। बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए। आटे का दाम कम किया जाए। बिजली और पानी के बिलों में छूट दी जाए। लेकिन शहबाज सरकार यहाँ मांगों को सुनने के बजाय निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है, जिसने यहाँ के लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। शेल मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से और इस पूरे इलाके को कवर किया हुआ है पुलिस ने कि यहाँ पे अदारे जो ट्रेंड पाकिस्तान में उन्होंने चलाया, अदारे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जिनका काम डिफेंस पे जाना है वो डायरेक्ट यहाँ पे हुक्मरानी की बात कर रहे हैं और तमाम हमारा जो निज़ाम है उसको मफलूज करके रखा हुआ है कि ये कैसा जबर का निज़ाम है कि यहाँ पे एक जमहूरी निज़ाम है, वो जमहूरी निज़ाम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीटना शुरू कर दिया है। पुलिस वालों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने आर्मी के कई जवानों को बंधक तक बना लिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अस्पतालों में लाशें भी पड़ी हैं और घायल पुलिस वाले भी भर्ती हैं, जिन्हें देखकर यहाँ की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जख्मी की हालत देखिए, तशवीशनाक हालत में पुलिस और सिविलियन THQ में पड़े हुए हैं। 5 लोगों की शहादत की खबरें लोग कह रहे हैं। शेलिंग हुई है, यहाँ फायरिंग हुआ है, सीधा फायर हुआ है। दुनिया के सामने पाकिस्तान के जुल्मों की तस्वीर न आए, इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने पीओके में पत्रकारों और टूरिस्ट की एंट्री बैन कर दी है। लोकल रिपोर्टर्स भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रल कवरेज करने से रोका जा रहा है। पीओके में आधी रात से इंटरनेट बंद है। सरकार को डर सता रहा है कि प्रदर्शन आजादी की मांग में बदल सकता है।
इससे पहले भी पीओके में सरकार के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क चुकी है, लेकिन इस बार बगावत की लपटें ज्यादा तेज हैं, जिसकी तपिश शहबाज और आसिम मुनीर भी महसूस कर रहे होंगे। पीओके में ये प्रदर्शन अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसकी बैकडोर शौकत नवाज मीर संभाल रहे हैं। शौकत नवाज मीर ने साल 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी का गठन किया था। मई 2024 में शौकत नवाज ने गेहूं पर सब्सिडी को लेकर प्रदर्शन किया। गेहूं की सब्सिडी को लेकर हुए इस प्रदर्शन में आर्मी ने शौकत को गिरफ्तार कर लिया था। शौकत की गिरफ्तारी के बाद पीओके के लोगों का गुस्सा भड़क गया था। जगह जगह प्रदर्शन हुए थे, जिसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आ गई थी और शौकत नवाज की सारी मांगों को मान लिया गया था। शौकत नवाज अब पीओके में इतना बड़ा चेहरा बन गए हैं कि उनके एक आवाज पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इस बार के प्रदर्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शौकत नवाज ने शहबाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह प्रदर्शन हमारे मौलिक अधिकारों के लिए है, या तो हक दो वरना लोगों का गुस्सा झेलो। शौकत नवाज ने चेतावनी दी है कि पीओके में प्रदर्शन उनका प्लान ए है, प्लान बी बहुत खतरनाक होगा। शौकत की इस चेतावनी ने इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ाई हुई है। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार अब इमरजेंसी लगाने का विचार कर रही है। खबर है कि अगले 12 घंटे में पीओके में शहबाज सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे स्थिति और गंभीर होगी। वहाँ पे अगर इमरजेंसी भी इम्पोज होता है तो भी आर्मी का दबदबा रहेगा, और जो वहाँ के लोकल एक नेक्सेस है, मुजाहिदीन हैं जो आर्मी के साथ स्ट्रॉन्ग नेक्सेस किए हुए हैं, वो जनता की आवाज़ को अपनी दमनकारी नीतियों से दबाएंगे। जो वहाँ पे एक नेक्सेस है टेररिस्ट और सेना के बीच में, वो निश्चित रूप से उसका विरोध वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम करेगी। जनता चाहे वो सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो, वो अपनी आज़ादी को अचीव करने में सक्षम होगी। विजयादशमी के मौके पर देशवासी कृपया ध्यान दें। रावण महाराज भाग क्यों रहे हो? अरे ये कल जनता में जलाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही नहीं यार। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? अरे तो 3 गलती हर इंसान की माफ कर दी जाए, मैंने तो एक ही गलती करी, फिर भी मेरे हर साल ये पीछे पड़ जाए जलाने के लिए। और चलो ठीक है, राम भगवान जैसो जलाने आए तो मैं 10 बार जलने के लिए तैयार है, पर ऐसा लोग जलाने आए कि जो खुद रावण है? ये दुनिया में कहीं मैं एक ही पापी तो रावण जला के ऐसा खुश हो जैसे कि धरती से पाप ही खत्म हो गयो है। मैं गारंटी से लिख के दे दूं कि हर घरे पापी बैठियो है। पहले तुम्हारे अंदर का रावण है तो मारो, जेके बाद में जलाने चल जाओ है। रावण मारो, पहले तुम्हारे अंदर का रावण जलाओ। चलो ठीक है भाई साहब, अभी जनता पड़ी है मेरे पीछे जलाने के लिए, है नहीं, बाद में बताऊंगा। 56 सेकंड के इस वीडियो में जो बात कही गई है उससे आप जरूर इत्तेफाक रखते होंगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे तो रावण नहीं जलेगा। आज विजयादशमी है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। पूरे देश को इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन पर्व सही मायने में तब तक अधूरा है जब तक हमारे अंदर का रावण नहीं मर जाता। मैं कोई बौद्धिक बात आपसे नहीं कर रही हूँ, मैं उस रावण की बात कर रही हूँ जो अलग अलग रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं और छोटे बच्चों से लेकर मासूम लड़कियों तक को निशाना बना रहे हैं। क्या चैतन्यानंद रावण नहीं है जो बाबा का चोला ओढ़कर अपने ही इंस्टीट्यूट पे पढ़ने वाली बच्चियों पर गंदी नजर रखता था? क्या कफ सिरप के नाम पर मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बच्चों को मौत के मुंह में धकेल देने वाले रावण नहीं है? ये वो रावण है जो अपने लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि बच्चों की जान तक से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजयादशमी तब संपूर्ण होगी जब हम इन रावणों का दहन कर पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना के गांधी मैदान तक तो हमने अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व मना लिया, लेकिन बच्चों की जान का सौदा करने वाले रावणों का दहन अभी बाकी है।
छू करते रावण के पुतले को देखकर हिंदुस्तान ने दशहरे का जश्न तो मना लिया, लेकिन अभी धर्म का चोला ओढ़कर बच्चियों के प्रति गंदी नियत रखने वाले रावणों का दहन बाकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से अश्लील चैट्स मिले हैं जो बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को भेजा करता था। विजयादशमी के दिन सबसे पहले आपको एमपी और राजस्थान से आई वो दर्दनाक खबर दिखाते हैं जिसने कई घरों के चिराग को छीन लिया है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस कफ सिरप की शीशी को गौर से देख लीजिए। खांसी मिटाने के नाम पर इसमें भरी गई दवा कई घरों में मौत का सामान बन गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन जो शक की सुई है वो 2 कफ सिरप पर जाकर के रुकी है। उसमें से एक कफ सिरप नेक्स्ट्रो DS है, जबकि दूसरा कफ सिरप जो है वो कोल्ड्रिफ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो DS कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी किडनी की बायोप्सी रिपोर्ट सामने आई है। बायोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किडनी को किसी केमिकल ने बुरी तरह प्रभावित किया। जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उन सब ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिया था। प्राथमिक जांच में पता चला है कि वो जो ग्लिसरीन मिलाया जाता है उसमें स्वीटनर, उसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था, तो वो बॉडी में जाके DEG में कन्वर्ट हुआ है और ये प्रारंभिक है, मतलब बाकी तो जांच का विषय होगा, आगे चल के जांच में पता चलेगा। तो वो DEG ने जाके बॉडी में किडनी पे नुकसान किया था। मध्य प्रदेश के डॉक्टरों और आम लोगों को दोनों कफ सिरप ना खरीदने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिरप पर बैन लग गया। 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर हालत में नागपुर में भर्ती हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के डिप्टी CM दावा कर रहे हैं कि कफ सिरप से मौत की बातें निराधार हैं। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उसका कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय है। उप मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि किस बिहाफ पे दे दिया, कौन सी लेबोरेटरी की रिपोर्ट इनके पास हो गई जिससे ये इतनी गारंटी से कह रहे हैं कि उन बच्चों की मौत इसकी वजह से नहीं हुई। तो ये मंत्री जी को क्या हो रहा है, कहाँ इनकी गंभीरता जा रही है? और जनता को इंसाफ दिलाने, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के बजाय कंपनी के साथ खड़े हो रहा है। लेबोरेटरी को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं, उस कंपनी को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं जिसने कफ सिरप नकली बनाई होगी। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ बाप कई बार बिना मेडिकल सलाह लिए बच्चों को कफ सिरप पिला देते हैं, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश में सामने आया है, राजस्थान में भी हाहाकार मचा हुआ है। लड़का था छोटा वाला, वो मतलब बीमार हो गया, खांसी जुकाम थे उसके, तो मैं सुबह की टाइम बैर सरकारी हॉस्पिटल में उसको दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उसको देखा तो उसने दवाई लिख दी, खांसी की दवा दे दी उसके लिए। बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था, वो ख़त्म हो गया मेरा। 27 तारीख को मेरा बच्चा ख़त्म हो गया खांसी की शीशी से। राजस्थान सरकार के लिए कैसॉन फार्मा नाम की एक कंपनी कफ सिरप बनाती है। आरोप है कि इस जेनेरिक सिरप को पीने के बाद 2 बच्चों की जान चली गई। राजस्थान के सीकर में तो 5 साल के नित्यांश को कफ सिरप की सिर्फ 1 डोज दी गई थी, लेकिन बच्चा सोया तो फिर जागा ही नहीं। 9 बजे तक वो आराम से खेल रहा था और हल्की सी खांसी थी उसको, कोई वैसे भी कोई गंभीर कुछ नहीं, बीमारी ही नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी, खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, अब उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा, तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिलाया विलाया गया,
तो वो बोले तो बेहोशी अवस्था में निकला। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड ये वो सिरप है जो राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बांटा जा रहा था। सवाल ये है कि क्या राजस्थान के सरकारी केंद्रों पर बच्चों की जान लेने वाला कप सिरप बंटता आ रहा था? कितनी दवाइयां आप नकली बेच रहे हैं? दवाइयों की जो कमेटी बनती है उसकी मॉनिटरिंग करना मुख्यमंत्री मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए। 2 वर्ष हो गए आपकी सरकार को, मैं लगातार बयान दे रहा हूं, कह रहा हूं कि जो फ्री दवा योजना के नाम पर दवाइयां खरीदी जा रही है उसमें घोटाला हो रहा है और आखिर वो सामने आ गई पूरी सच्चाई। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को आ रही खांसी को रोकने के लिए सरकार से मिलने वाली मुफ्त दवा पिलाई जाती है, लेकिन वो दवा मौत का घूंट बन जाती है। राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है और कंपनी की खांसी वाली दवा पर बैन भी लगा दिया है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी कंपनी का खांसी का एक दूसरा सिरप भी पहले बैन होने के बावजूद कंपनी को दोबारा काम दिया गया था। सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देना पड़ेगा। हिंदुस्तान में क्या बच्चों की जान इतनी सस्ती है कि मुनाफे के लिए उसे भी दांव पर लगा दिया जाए? ये है लालच के वो रावण जो जान को दांव लगाने पर बाज नहीं आते। और अब लालच के बाद हम रुख करते हैं धर्म के नाम पर फैल रहे नफरत के रावण की, जिसने तीज त्योहार के रंग में उन्माद का जहर भर दिया है। शानदार लाइटिंग और दमदार बॉलीवुड सॉन्ग के बीच यहाँ हर कोई गरबा नाइट के जश्न में रंगा हुआ नजर आ रहा था। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही मंच पर हिंदूवादी संगठन सिंगर साहिल सोलंकी को घेर लेते हैं और गानों की धुन की जगह तनाव का शोर हर तरफ पसर जाता है। राजस्थान के ब्यावर में अचानक सिंगर साहिल सोलंकी को मंच से उतारकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मना कर दिया क्या? मना कर दिया? दरअसल साहिल सोलंकी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने नवरात्र के मौके पर दम अली अली का गाना गाया था, लेकिन इस गाने की सजा उन्हें इस कदर बेइज्जत होकर चुकानी पड़ी। धर्म के ठेकेदार नाराज इसलिए हो गए क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में फिल्मी गीत गाए जा रहे थे। अरे भाई, ऐसा कहां लिखा है कि गरबा नाइट के कार्यक्रम में भी सिर्फ भजन ही बजेंगे? और इनकी गुंडाई देखिए, माथे पर तिलक लगाए मंच पर मौजूद ये ठेकेदार जनता से पूछते हैं कि क्या फिल्मी गाने सुनेंगे। जनता हाँ में जवाब देती है तो ये पब्लिक को ही धमकाने पर उतर आते हैं। भजन लेकिन धर्म के नाम पर नफरत का रावण इस कदर हावी है कि सारी चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं। मुंबई से राजस्थान के ब्यावर में कार्यक्रम करने पहुंचे साहिल सोलंकी वो नाम है जो बेहद मशहूर कलाकार हैं और काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन ठेकेदार बने ये लोग अगर कला की इज्जत करते तो धर्म की दुकान कैसे चला पाते? दरअसल ये सब हो रहा है क्योंकि अचानक देश में त्योहार के मौके पर धर्म के बीच तकरार का एक नया ट्रेंड सा चल पड़ा है। अब त्योहार में लोगों को जोड़ने की बजाय उन्हें बांटने और सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की बात होती है, फिर चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि का मौका। गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर हंगामा मचा हुआ था। ये बात समझ नहीं आती कि जिनके साथ हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारी संस्कृति जिसके लिए गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, फिर एक दूसरे के त्योहारों पर लक्ष्मण रेखा खींचने की कवायद क्यों की जा रही है? एक स्वस्थ समाज के लिए धर्म के नाम पर इस नफरत वाले रावण का दहन हमें ही करना होगा। और अब नंबर आता है ढोंग वाले रावण का। ढोंग इसलिए क्योंकि वो चोला तो संत का ओढ़े रहते हैं, लेकिन उनका आचरण सिर्फ अधर्म का होता है।
माथे पर टीका, तन पर भगवा चोला, नाम स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। एक ऐसा आवरण जिसे देख सुनकर एक संत का आभास होता है, लेकिन यह आवरण जब हटा और जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में महिलाओं के ऐसे फोटो मिले हैं जो महिलाएं डीपी पर लगाती थीं और उन डीपी के स्क्रीनशॉट पुलिस को उसके मोबाइल फोन में मिले हैं। कहानी देश के किसी दूर दराज गांव की नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की है, जहां चैतन्यानंद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च को चला रहा था। लेकिन इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली छात्राओं ने चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं से पूछताछ की थी, जिनमें से 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने, डराने और जबरन छूने जैसे गंभीर आरोप लगाए। चैतन्यानंद फरार था, लेकिन 6 दिन पहले उसे आगरा के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया और अब बाबा की अश्लील कथा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस टीम जब बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट में उसके कमरे पर पहुंची तो वहां से एक सेक्स टॉय और 5 सीडी मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की जो टीम थी वो एक बार फिर से इंस्टीट्यूट में लेकर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर चुकी है और स्वामी चैतन्यानंद को अब वापस से पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा चुका है। दरअसल ये दूसरी बार है जब स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की टीम यहाँ पर लेकर पहुंची थी। बाबा का चोला ओढ़कर चैतन्यानंद लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देता था और लड़कियों से बात करने के लिए उन्हें तरह तरह का लालच दिया करता था। बाबा ने अपने ऑफिस को स्वीट रूम की तर्ज पर बना रखा था। ऑफिस के अंदर ही टॉर्चर रूम मौजूद था, जहां वो छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था। बाबा छात्राओं को लुभाने के लिए ज्वेलरी और गिफ्ट देता था। इसके अलावा वो योगा कर रही छात्रों को वीडियो भेजने के लिए मजबूर करता था। बाबा के मोबाइल फोन से कई एयर होस्टेस के फोटो मिले हैं जो बाबा ने उनके साथ खिंचवाए। चैतन्यानंद ने कई छात्राओं की डीपी के स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में सेव कर रखे थे। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद कई लड़कियों से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत करता था और वो चैट दिल्ली पुलिस को बतौर सबूत मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि बाबा विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करता था। चूंकि बाबा विदेश भी जाता था, इसलिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हुए वो लड़कियों से चैट करता था। जिसके प्रवचन सुनने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े रहते थे, वही राम रहीम साल 2017 में अपनी 2 महिला शिष्यों के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम वो शख्स है जिस पर हत्या से लेकर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप साबित हो चुके हैं। बावजूद इसके राम रहीम जब जब पैरोल पर बाहर आता है, भक्त जुट जाते हैं। और जब संतों के अधर्म की चर्चा हो रही है तो आसाराम बापू को कैसे भूला जा सकता है। यंत्र उठानी माया, जैसे साइकिल के यंत्र पर बैठते तो उसी गति से चलते, बस के यंत्र में बैठते तो उसकी गति से हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, जिसके पास आश्रमों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, लेकिन इन्हीं आश्रमों में वो बलात्कार जैसे पाप को अंजाम दे रहा था। आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ये सच है कि ऐसे अधर्मियों को अपने गुनाह की सजा एक दिन चुकानी पड़ती है, लेकिन एक सच ये भी है कि अंधा भरोसा करके ऐसे लोगों को हम भगवान का दर्जा दे देते हैं और फिर ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। विजयादशमी अगले साल फिर आएगी, हम दशहरा भी मनाएंगे, लेकिन कोशिश करनी होगी हमारे सौहार्द और हमारे परिवार पर हमला करने वाले ऐसे रावणों को हम ताकतवर नहीं होने देंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।